हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। सर, पहली नज़र में आपको ये महाराष्ट्र का क्या दिखता है, ये ड्रामा? नहीं, इसको एक तो ड्रामा शब्द कहना राजनीति के किसी विरोध को और राजनीति के किसी मतभेद को, ये बहुत ही आपका शब्द आपत्तिजनक है कि आप किसी चीज़ को ड्रामा कहते हैं। आखिर उन लोगों का ध्यान दीजिए जिन लोगों ने अपनी पूरी राजनीति हिंदुत्व के आधार पर की, पूरी राजनीति उसके लिए लड़ा, उसके लिए मुस्लिम आक्रामकता कम हो महाराष्ट्र में, दंगों के विरुद्ध लड़ा, बाकी बहुत सारे काम किए। उन लोगों को किस स्थिति में काम करना पड़ा है, तो आपको लग रहा है कि सब ड्रामा कर रहे होंगे। इसको ड्रामा नहीं बोलते हैं। पॉलिटिकल ड्रामा आजकल एक शब्द है, पत्रकारों की नज़र में कह देते हैं। ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ये पॉलिटिकल रियलिटी है। ये जैसे आजकल ड्रामा की जगह पर टीवी में रियलिटी शो होता है ना, हालांकि उसमें भी थोड़ा ड्रामा हो जाता है। इसमें कुछ भी ड्रामा नहीं है, जो है सब यथार्थ है, वास्तविकता है जिसको आप देख रहे हैं। इसमें ड्रामा क्या है? अगर वो कह रहा है कि हमारे साथ 41 लोग हैं, 42 लोग, तो मीडिया को बुला करके बैठ के उसको काउंट कराया जा रहा है, तो इसमें ड्रामा क्या हो सकता है? अगर मुख्यमंत्री आवास छोड़ के मातृ छाया जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ड्रामा है? ये वो दोनों स्थिति है। ठीक है कि इसके पीछे एक था कि भावुक, मतलब संवेदनशील बनाया जाए, लोगों को भावनात्मक रूप से उनको उद्वेलित किया जाए कि भैया देखो, अब हम तो छोड़ रहे हैं, अब तुम्हारे हाथ में है, जैसे चाहो शिवसेना की सरकार बचाओ या चले जाओ। तो वो मोटा मोटी थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक पूरा प्रकरण जो है ये महाराष्ट्र में 2019 के बाद राजनीति ने जो करवट लिया है या करवट लाने की कोशिश की गई, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं उसको लॉजिकल कल्मिनेशन। हाँ, यही इसकी तार्किक परिणति है, स्वाभाविक परिणति है। अगर इसके अलावा कुछ भी होता तो वह स्वाभाविक होता। इतने लंबे समय तक महाराष्ट्र में शिवसेना के लोग कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ उनके एजेंडे पर शासन में बने रहे, राजनीति करते रहे, ये सामान्य आश्चर्य का विषय नहीं है। अपना एजेंडा रहते हुए अगर उनके साथ सरकार चलाते तब तो संभव भी था, लेकिन उनके एजेंडे पर चलाना और हिंदुत्व के मुद्दे को संजय राउत के द्वारा उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, उस पर बोलना, इन सब को सहना ये आसान नहीं था। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिदिन उसकी भूमिका पूजा पाठ करने की है, किसी मंदिर में है। अब मैं उसको बोलूं कि भाई मैंने जो है एक शराब का बढ़िया दुकान खोला है, तुम्हारी आय बहुत अच्छी होगी, तुम आओ वहाँ बैठो और खूब कमाओ पाने, कितने दिन तक वो बैठ पाएगा वहाँ? या मांस की दुकान खोल के बैठा दे, पैसे होगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तो विद्रोह करेगा ना, तो विद्रोह होगा। तो उसी हिसाब से शिव सैनिकों के अंदर विद्रोह चल रहा था, क्योंकि हर वो एजेंडा जो शिवसेना का था उसके विरुद्ध एक्शन हो रहे थे। राष्ट्रवाद की बात कर दिया किसी ने, उसकी आलोचना कर दी तो उस पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे हो रहे हैं। अयोध्या में कोई बीजेपी बात कर रही है तो उस पर उल्टे बयान आ जा रहे हैं। अगर काशी का पुनरुद्धार हो रहा है तो उस पर उल्टे बयान आ जा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में कार्रवाई होती है उसका मजाक शिवसेना उड़ा रही है। तो ये इस स्थिति को शिवसैनिक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि जो लोग गए हैं वो शुद्ध सिद्धांतवादी हैं, शुद्ध हिंदुत्ववादी हैं, लेकिन शुद्ध रहे या शुद्ध रहे, भाव तो रहता है, भले राजनीति के लिए करते हैं। शुरू में जरूर रहा होगा बीजेपी के प्रति गुस्सा, चलो चलो चले जाते हैं, लेकिन जाने के बाद लगता है कि कहां आ गए हम, ये तो नवाब मलिक फलान है, ये सब के सारे एजेंडे चल रहे हैं। तो इसलिए ये थोड़ी देर से विद्रोह हुआ है, और इसलिए हुआ है कि महाराष्ट्र में शिवसेना में रहते हुए और ठाकरे परिवार के विरुद्ध विद्रोह करना सामान्य बात नहीं होता है। दूसरा प्रश्न आपसे हम ये पूछते हैं कि जैसे संजय राउत के बयान तेवर में दिख रहे हैं कि कार्रवाई होगी, वहीं एक तरफ उद्धव ठाकरे इमोशनल बात कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री बनना चाहें तो वो आ जाए। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कोई शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं दोनों बयानों में आपको विरोधाभास नहीं दिख रहा है, शिवसेना के अंदर ही? नहीं, ऐसा है कि शिवसेना जो इस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसमें बोलने वालों को ही पता नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है। आप शिवसेना के प्रवक्ताओं को देखेंगे तो उनको ही नहीं मालूम है कि हम जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है, क्योंकि ये तो आंख बंद डिब्बा गायब वाला मामला है ना। उद्धव ठाकरे ने जो अपने एक अप्रशिक्षित, अपनी जो एक बजरंगी सेना के अप्रशिक्षित जो है उसको उप सेना नायक बनाया था संजय राउत को। इन लोगों ने ये देखा था
कि सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के सीमेंट से हमने एक नया गठबंधन का भवन बना लिया है, बिल्कुल सख्त है ये अब हिल नहीं सकता है। पता चला कि वो तो सीमेंट है ही नहीं, वो तो मोम है, थोड़ा सा आया वो गल गया, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता था। तो वो तो आंख बंद डिब्बा गायब है, धरती खिसक गई है, तो वो बोलना क्या है। इस समय मैं ये कह रहा हूं कि भारत के राजनीतिक इतिहास में ये एक असाधारण घटना है। मैंने अपने जीवन में पिछले 30 वर्षों में कम से कम किसी भी बड़े राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन में नेतृत्व करने वाली पार्टी में इतना बड़ा विद्रोह कभी नहीं देखा कि एक साथ पूरी की पूरी पार्टी 14-15 लोग छोड़कर विद्रोह करके चले जाते हैं। इसलिए भारत के राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, और जब घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं तो उसके कारण भी होते हैं। तो इस समय जो है, इसको ये कोई ऐसा नहीं केवल पद की केवल लड़ाई है, पद की ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है स्वाभाविक गठबंधन में आने की। महाराष्ट्र की जनता ने 2019 के चुनाव में भाजपा और शिवसेना को एक साथ बहुमत दिया था, स्वाभाविक होता कि वो सरकार बननी चाहिए। लेकिन संजय राउत नाम के जो महामानव हैं, जिनके कि उन्होंने ऐसा कह दिया उद्धव ठाकरे को कि आप वैसे आंख तो आपकी है, लेकिन आप बिल्कुल धृतराष्ट्र बन के पट्टी बांध लीजिए, और मैं संजय की तरह जो जो कहता हूं उसी को सच मानिए, उसी अनुसार चलिए, उसी में आपकी भलाई है। वही उन्होंने कर लिया, और इन्होंने शरद पवार से बाकी से बात करके सेटिंग की, आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और उनको मुख्यमंत्री बना भी दिया। और वो जैसे और सत्ता के कारण वो भाजपा को छोड़ के चले भी गए। तो ये तो जिसको संजय राउत कह रहे हैं, तो सारी समस्या के जिम्मेवार तो वही है। देश में सबसे बड़े पत्रकार वही हैं, सारे पत्रकार छोटे हैं। पत्रकारों के खिलाफ FIR हो, पत्रकारों को जेल में डालो। मैं स्वयं इधर लंबे समय से मुंबई किसी कार्यक्रम में नहीं गया, हमारे मित्रों ने कहा कि कुछ दिन आप मुंबई मत आइए, आप जो बोलते हैं समस्या पैदा हो सकती है। तो मुझे वो डर नहीं है, लेकिन पुलिस वाले बंद कर दे, टॉर्चर कर दे, 25 मुकदमा कर दे, ये स्थिति पैदा कर दी जिस आदमी ने, इसको शासन बोलते हैं इसको। तो इसीलिए आप जो पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं, अब तो भाषा बदल गई है। अब पहले वाली जो आप पूछ रहे हैं ये अब भाषा नहीं है। अब तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और लड़ेंगे भी। हाँ, क्योंकि शरद पवार जी से वो मिल के आए हैं, क्योंकि वहीं से उनको पूरा खुराक मिलता है। तो वहाँ से खुराक लेके आए थे, बैठ करके आते ही वो सीना चौड़ा करके बोल रहे थे। तो अब एक नाथ शिंदे भी आ गए हैं, वो जवाब देंगे क्या होता है। लेकिन दिक्कत तो यह है कि जो यहाँ से वहाँ मिलने जा रहा है वो वहीं का होके रह जाता है, जो मिलने जा रहा है। एक विधायक ने कहा कि हमको तो किडनैप करके ले जाया गया, उसका पूरा विजुअल आ गया है कि कितने आराम से हंसते हुए वो प्लेन में जा रहा है, प्लेन में बैठ रहा है और यहाँ आके कह रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें कुछ लोग जरूर आगे पीछे की स्थिति होगी, लेकिन महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पार्टी के रूप में, प्रभावी रूप में अस्तित्व बनाए रखने की स्थिति खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र में 3 शिवसेना अब खड़ी हो गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो थोड़ी सेकेंड रैंक में आएगी। फर्स्ट रैंक में एक नाथ शिंदे की शिवसेना होगी। थर्ड रैंक में राज ठाकरे की मनसे है। ये संभव है आने वाले समय में राज ठाकरे अगर उत्तर भारतीयों का जो एक बयान है उसके बारे में अगर खेद प्रकट कर देते हैं तो एक नाथ शिंदे की शिवसेना उनकी मन से एक होगी और उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना की हैसियत खत्म हो सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब उद्धव ठाकरे निर्भर है कि भाजपा के साथ एक नाथ शिंदे का गठबंधन होता है चुनाव लड़ने के लिए, तो कौन ताकतवर होगा। तो जाहिर है कि वो स्थिति होगी। इसलिए आप इसको ड्रामा मत समझिए। ये महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 40 वर्षों का सबसे बड़ा परिवर्तन इस घटना से होने वाला है और भारत की राजनीति पर भी इसका प्रभाव होगा। क्योंकि यहाँ भी जो सांसद बैठे हैं शिवसेना के, वो केवल विधायक नहीं बदले हैं, ये भी बदले हैं और राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ये भी दिख जाएगा कि हाँ यहाँ से क्या स्थिति है। इनको भी रोकने की कोशिश हो रही है। छोटे छोटे कुछ प्रश्न लेते हैं। एनसीपी कह रही है कि ये उद्धव ठाकरे के अंदर की बात है, आंतरिक समस्या है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी जो है षड्यंत्र रच के ये सारी चीज़ें कर रही है। यानी 2 घटक दल दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। नहीं, एनसीपी के कई बयान आए हैं, शरद पवार के बयान आए हैं कि तो भाजपा खेल कर रही, बहुत स्पष्ट बोला है कि शिंदे कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी का है। अजीत पवार ने कहा है कि भाजपा को दोष नहीं देना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की समय की राजनीति में बड़े बड़े धुरंधरों के बयान भी ऐसे, जिसको बोलते हैं ना टंग माने स्लिप कर जाना, ऐसे उनके जिह्वा स्लिप कर जा रहे हैं कि वो तो पता नहीं चल रहा है हो क्या गया।
हम तो जैसे सोनिया गांधी यहाँ यूपीए में सुपर प्राइम मिनिस्टर होती थी, सारे फाइल वहीं जाते थे। उस समय हम लोगों की हालत ये थी कि एक कोई राष्ट्रपति के यहाँ से ना शुभकामना भी लेना पड़ता था ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की मैं बोल रहा हूँ ऑन एयर, तो वो भी जाता था सोनिया गांधी के यहाँ से और स्वीकृत होकर आता था, तब एक शुभकामना संदेश वहां से जारी होता था। उतना तो नहीं था, लेकिन सारी रणनीति सरकार और राजनीति की शरद पवार निर्धारित कर रहे थे। तो उद्धव ठाकरे की तो पार्टी खत्म हो गई सत्ता के लालच में, और अपने संजय राउत जैसे अपने जिसकी आंखों से वो पुराने महाभारत का संजय जिसको बनाया था, उनके चक्कर में उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। लेकिन ये तो बहुत बड़ी विफलता शरद पवार की भी है ना, उनके मंत्री जेल भी चले गए सारे, एक गृह मंत्री उनके कहाँ चले गए आप देख ही रहे हैं, और अब सरकार जाने की स्थिति बन गई है। तो शरद पवार की साधारण फेलियर है क्या? बहुत बड़ा फेलियर तो कौन क्या बोलेगा। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए जब बड़ी आंधी आती है ना, तूफान, तो जो कमजोर आदमी होता है ना, वो चादर से या कमजोर अपने को बचाने की कोशिश करता है कि आंधी चली जाए तब हम जरा खड़ा हों, या जहां सामान हल्का होता है तो उसको लोग ढक के ऊपर से पत्थर वगैरह डाल देता है कि भैया वो सामान बचा रहे। तो कांग्रेस तो अपने को बचाने में लगी है अभी ढक के कि हम उड़ न जाएं। इसमें कांग्रेस के पास इस समय केवल अपने अस्तित्व बचाने का संकट है और कुछ नहीं है। एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या हो सकता है? एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होगा ये अभी कहना हमारे लिए कठिन है। कदम तो उसने बता ही दिया है। अब मेरे ख्याल से अभी वो आए हैं तो पता चलेगा। संभावित कदम ये होता है कि वो उपाध्यक्ष के पास कई तरीके होते हैं। एक तो इसका कानूनी पहलू है, संवैधानिक पहलू है। उसमें यह है कि 12 विधायकों को की सदस्यता रद्द करने का इन्होंने आवेदन दिया है। अब वो उनका यह है कि वो विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे कि हमारे पास 37 चाहिए है, 37 से ज़्यादा की संख्या है, हमको अलग दल के रूप में मान्यता दी जाए। पहला ये काम कर सकते हैं। वो गवर्नर के पास जा सकते हैं लिखित कि हमारे विधायकों पर खतरा है और हमको सुरक्षा दी जाए, हम यहाँ महाराष्ट्र लौटना चाहते हैं, और वो 12 तारीख को दिया गया है, और डिप्टी स्पीकर को इनकी सदस्यता रद्द करने से रोका जाए। ये दूसरे हो सकता है। तीसरे ये हो सकता है कि वो जगह जगह घूम करके रैलियां करें। मुंबई में भी एक बड़ा सम्मेलन करें कि हमारे साथ शिवसैनिक, क्योंकि आज जो है शिवसेना के जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, बनाया, तो ये भी एक पैरेलल मीटिंग करके बताएं कि हमारे साथ कितने लोग हैं। जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति के पास आ सकते हैं, राष्ट्रपति के यहाँ गुहार लगा सकते हैं और परेड करा सकते हैं कि इतनी हमारी संख्या है। तो उनके पास बहुत सारे संवैधानिक और उनके ऑप्शन है। लेकिन उन्होंने तो बहुत सामान्य सा ऑप्शन दिया है उद्धव ठाकरे के सामने कि ये सरकार चलेगी, आप केवल भाजपा के साथ गठबंधन में आ जाइए, इतना ही उन्होंने कहा है। इतना मान लेते हैं तो कुछ नहीं होगा। अंतिम प्रश्न आपसे लेते हैं, काफ़ी समय हो गया। ये भाजपा मौन क्यों है? सूरत में भी, फिर उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा भी कह रहे हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि कौन विधायक आए हुए हैं। मौन क्यों है? भाजपा के चुप्पी का कारण क्या हो सकता है? नहीं, भाजपा को क्यों बोलना चाहिए? देखिए ये जो चल रहा है ना कि ऑपरेशन लोटस, ये सब पत्रकारों की उनकी भाषा है। जब 2 साल से विद्रोह हो रहा है, जो आदमी कह रहा है कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर ऐसे नहीं झुकेंगे, उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट रहे हैं और हमारे यहाँ हटाने के लिए तैयार नहीं, हम लोग इसको कैसे सहन कर जाएं? तो भाजपा, देखिए शिवसेना का एक बड़ा वर्ग भाजपा के साथ काम किया है, उसके साथ चुनाव लड़ा है, तो उसका संबंध तो होगा ना। उसके साथ चुनाव जीत के आया है, उसको भी मालूम है कि हमको जो वोट मिले हैं उसमें से भाजपा के भी वोट हमको मिले हैं। बीजेपी भी जहां जीती होगी उसमें भी शिवसेना के वोट होंगे, लेकिन शिवसेना भी जहां जीती है तो वोट तो उसमें भाजपा के भी होंगे। वो स्थानीय स्तर पर देख रहे हैं। तो बीजेपी ने, देखिए बीजेपी ने इस गेम को नहीं खेला है। बीजेपी ने इतना ही कहा होगा कि भाई ठीक है, अगर आप लोग हो तो आप पहले बाहर आओ, अपना आप शक्ति दिखाओ, बाकी जो उसमें दिक्कत आएगी उसमें हम आपको प्रोटेक्शन में सुरक्षा दे सकते हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो आपने देखा इस सूरत में क्या खुला खेल था, जो नेता चाहे जाके मिल रहे थे। सूरत में लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा, तो इतने विधायक जाओगे सुरक्षा तो देनी पड़ेगी ना, कोई आके अटैक कर दे। 4 विधायक रहते हैं वहाँ सुरक्षा बढ़ जाती है, उसमें तो मंत्री भी थे, तो सुरक्षा तो देंगे ना। लेकिन उद्धव ठाकरे के दूत भी आके वहां जाके मिल गए, नार्वेकर जी आके मिल के गए थे ना, तो सब लोग मिल रहे थे। उद्धव ठाकरे की 25 मिनट बात हुई है। तो भाजपा, मुझे नहीं लगता कि इस समय भाजपा के लिए बोलने का समय आया है। हाँ, अगर इन लोगों पर अटैक होता है, समस्या आती है, तो भाजपा के लिए आने वाली, भाजपा देख के करेगी। भाजपा एक ही काम कर सकती है, अगर देखेगी कि स्थितियाँ सही रास्ते पर है तो जाके राज्यपाल को कह सकती है कि विधानसभा का बुला करके इनको, या मांग कर सकती है त्याग पत्र का। लेकिन भाजपा जो है बहुत सधे हुई कदम उठा रही है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये गलतफहमी है कि भाजपा ने ये खेल कराया है।
हाँ, भाजपा शक्तिशाली नहीं होती तो शायद ये सब इतनी जल्दी विद्रोह नहीं करते। चूंकि एक शक्तिशाली पार्टी है जिसके साथ 106 विधायक है, साथ 113 संख्या है उसकी, तो वो एक ताकत इनके पास है। लेकिन बीजेपी ने एक खेल कराया है, ये इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बीजेपी ने उनको यही इतना ही कहा है कि हाँ, आप जो है, आपकी पार्टी का मसला है, आप पार्टी से बाहर आइए, उसको तोड़िए, संख्या बल होगी, उसमें हम आपको सहयोग कर सकते हैं। आपको सुरक्षा पर खतरा होगा, उसमें सहयोग करेंगे। विधानसभा में प्रॉब्लम होगी, सहयोग करेंगे। या बाकी आपके कहीं रहने बाकी व्यवस्था होगी, वो सब बीजेपी कर देगी। तो इतना ही है। इसलिए बीजेपी के अभी बोलने का समय नहीं आया है। आने वाले समय में बीजेपी बोलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति है, इतने दिनों तक सरकार नहीं है, तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसकी जिम्मेवारी भी तो है।